सेफ होंगे, कई लेयर्स की सुरक्षा होगी जहां इन्हें रखा जाएगा। वो क्योंकि यूएस सिटीजन के ऑब्लिगेशन में कनेडियन और पाकिस्तानी सिटीजन हैं और यूएस के ऑब्लिगेशन से आ रहे हैं और यूएस कोर्ट्स की कुछ एक्सपेक्टेशन है, इसलिए ये सब किया जा रहा है। पर मैं उम्मीद करती हूं इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ जो है उनको पूरी से पूरी जो कार्रवाई होगी जल्द से जल्द करेंगे। और इतने साल जो हमने इंतजार किया है, हर मुंबई वासी ने इंतजार किया है कि उनको जस्टिस मिलेगा, उनको पीस मिलेगा, उनको क्लोजर मिलेगा। और मैं जब 26/11 हुआ था उसके बाद मेरी भी जो लाइफ की जर्नी थी चेंज हुई है, तो मैं उम्मीद करती हूं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, जल्द से जल्द मिलेगी और ऐसी मिलेगी कि जो लोग हमारे देश के खिलाफ काम करते हैं उनकी रूह कांप जाए। को लेकर कई जगह पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की कुछ महिला कार्यकर्ताओं और कुल 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। वो वक्फ को लेकर नहीं हुई है, वो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री ने उल्टी सीधी बातें कही हैं अखिलेश यादव जी को लेकर, वो उसके बारे में प्रोटेस्ट कर रही थी और एफआईआर दर्ज कर दिया गया है उनके खिलाफ। और रही बात वक्फ की, मैं कहूंगी कि स्टेट लॉ एंड ऑर्डर इज सुप्रीम। एक डिसीजन कोर्ट में पार्लियामेंट में हुआ है, वो डिसीजन क्योंकि उनके पास आंकड़े ज्यादा थे वो निर्णय हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया है। पर टिल देन अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बिगड़ती है, ये मैं मानती हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हर राज्य सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अहम कार्यक्रम चल रहा है। आरोपी राहुल गांधी ने काफी कुछ कहा है कि आरएसएस की आइडियोलॉजी कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करना चाहती है, ये लोग देश को खत्म करने लगे, डेमोक्रेसी खतरे में है। तो आरएसएस को अगर आप आरएसएस का इतिहास पढ़ेंगे तो आरएसएस का यही मानना था कि पहले तो तिरंगा को मान नहीं देना, संविधान का पे विश्वास नहीं रखना और एक सेक्युलर रिपब्लिक की जो बात हुई थी उसके खिलाफ उन्होंने काफी इस पे प्रोटेस्ट भी किए थे। तो इनका इतिहास रहा है। हाल ही में जो चुनाव हुए थे 2024 के, तो उसमें तो बाकायदा कहा गया था कि हमें 400 से ज्यादा वोट तो जैसे सीट्स तो जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन बदल दें। तो कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना कहने में, कथनी और करने में बहुत अंतर है। क्या अमित शाह जी ने उसी संसद में नहीं कहा कि अगर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जगह अगर भगवान का नाम जपते तो आपकी 7 जन्में तर हो जाती। तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना दिखाता है कि उनको संविधान से कोई लेना देना नहीं है, संविधान के खिलाफ उनकी मंशा है। मल्लिका उन्होंने भी एलिगेशन आया कि प्रधानमंत्री जो है वो अब देश को बेचना चाहते हैं और भी कई एलिगेशन आए, कॉर्पोरेट सेक्टर के हाथ में अपना पूरा देश। जिस तरीके से पूंजीपतियों की मदद की गई है, पूंजीपतियों के कर्ज माफ किए गए हैं और जब किसान कर्ज माफी की बात करते हैं उनके ऊपर लाठी चलती हैं, उनके कानून ऐसे लाते हैं जहां उनकी जमीनें खींच ली जाएंगी। अभी जो बार बार अगर आपने वक्फ कानून के ऊपर आपने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी स्टेटमेंट सुने होंगे या स्पीचेस सुने होंगे, उनकी आंखें सिर्फ वो जमीन पे थी जो वक्फ की हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे हमने अपने जो संसाधन हैं, पोर्ट्स हों, एयरपोर्ट्स हों, सारी चीजें एक ही इंडस्ट्रियलिस्ट के हवाले कर दी हैं। ये ऐसा नहीं, और जैसे ही वक्फ कानून पास हुआ वैसे ही आरएसएस के एक पत्र में, मेन न्यूज़पेपर में निकला कि कैसे चर्चेस के पास जमीन ज्यादा है, क्रिश्चियंस के पास ज्यादा जमीन है। तो क्या ये लोग हर माइनॉरिटी के पीछे जाएंगे? माइनॉरिटी में सिर्फ मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियंस भी हैं, सिख्स भी हैं, जैन्स भी हैं, पारसीज भी हैं। तो क्या उन सबके पीछे केंद्र सरकार उनके हित का नाम लेकर इस तरीके की काम करेगी? मल्लिकार्जुन खड़गे ने टैरिफ 26% टैरिफ लगाया गया है इंडियन वोट्स पे यूएस में, लेकिन उसको उठाने नहीं दिया गया। देखिए, जिस दिन टैरिफ रोल आउट हुआ था देश में, उससे पहले बात हो रही थी कैसे इंडिया इज ऑन द टॉप ऑफ थिंग्स एंड डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की दोस्ती इतनी है कि शायद इंडिया विल एस्केप द टैरिफ्स। पर वो टैरिफ्स एस्केप नहीं किए बल्कि टैरिफ्स रोल आउट किए और बहुत सारी आपत्तिजनक बातें कही डोनाल्ड ट्रंप ने। आज भी वो कह रहे हैं, जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनके सारे नेता उनके पीछे भाग रहे हैं कि हमारे साथ ट्रेड एग्रीमेंट करो, ट्रेड एग्रीमेंट करो। और पार्लियामेंट में जिस दिन ये रोल आउट हो रहा था, टैरिफ रोल आउट हो रहा था, पार्लियामेंट में वक्फ के ऊपर चर्चा हो रही थी। मैं चाह रही थी कि ट्रेड मिनिस्टर, जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, वो आकर आश्वासन दें, पार्लियामेंट के माध्यम से जनता को आश्वासन दें कि वी आर ऑन टॉप ऑफ थिंग्स, कि हमारी बातचीत चल रही है, कहां तक बातचीत हुई है, किस तरीके से प्रभावित करेगी। सिर्फ स्टॉक मार्केट को ही प्रभावित नहीं करने की बात है, हमारे एक्सपोर्ट्स को भी प्रभाव करने की बात है। हमारे बिजनेसमैन बार बार कह रहे थे कि हमसे बातचीत करो, किस किस इंडस्ट्री से बात की है, क्या ट्रंप से बात हुई है, ये सब उनको बोलना चाहिए था। प्रधानमंत्री को जनता को अवगत कराना चाहिए था, क्योंकि आप दूसरे देशों के प्रधानमंत्रियों को देखो, सबने आकर बात की है, सबने अपना पक्ष रखा है, सिर्फ हम ही चुप बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं जो टैरिफ की वजह से जो बिजनेसेस पे प्रॉब्लम आएंगी
वो भी संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को उस पर अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन कहा कि वक्फ को वो लागू नहीं होने देंगे, बंगाल में डिवाइड नहीं होने देंगे देश को। उन्होंने पुरजोर तरीके से इसका विरोध भी किया और उन्होंने कहा है कि माइनॉरिटीज टू कीप फेथ इन हर गवर्नमेंट व्हाइल असर्टिंग दैट शी वुड नॉट अलाउ डिवाइड एंड रूल इन बंगाल। जिस तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति से फायदा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही हमेशा रहा है और वो ध्रुवीकरण अभी भी वक्फ कानून के आड़ में कर रहे हैं, अब फिर से नए नए शगुफे छोड़ रहे हैं कि अब इस पे चर्चा होगी दूसरी चीजों पे जो ध्रुवीकरण की ओर लेकर जाती है। तो जनता को सतर्क रहना चाहिए। आज आपके मुद्दे जब टैरिफ लागू हो रहा था उसी दिन इसी सरकार ने ₹2 एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी पेट्रोल और डीजल के प्राइस में। दुनिया भर में ऑयल प्राइसेस क्रैश हो रहे थे, उन्हें ₹2 लगा दिए। एलपीजी सिलेंडर रातों रात ₹50 बढ़ा दिया। तो ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं, आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। इस तरीके के ध्रुवीकरण में रहेंगे तो ये आप लोगों का फायदा ही उठाएंगे और अपनी कथनी और करनी में जो इनका अंतर है वो स्पष्ट होता जाएगा। तो उन्होंने वेस्ट बंगाल को लेकर उन्होंने कुछ बातें रखी हैं, वो वहां की मुख्यमंत्री हैं, वो जानती हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चलता है। तो उन्होंने अपनी जनता से बेबाकी से बात की है। सेफ होंगे, कई लेयर्स की सुरक्षा होगी जहां इन्हें रखा जाएगा। वो क्योंकि यूएस सिटीजन के ऑब्लिगेशन में कैनेडियन और पाकिस्तानी सिटीजन हैं और यूएस के ऑब्लिगेशन से आ रहे हैं और यूएस कोर्ट्स की कुछ एक्सपेक्टेशन है, इसलिए ये सब किया जा रहा है। पर मैं उम्मीद करती हूं इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ जो है उनको पूरी से पूरी जो कार्रवाई होगी जल्द से जल्द करेंगे। और इतने साल जो हमने इंतजार किया है, हर मुंबई वासी ने इंतजार किया है कि उनको जस्टिस मिलेगा, उनको पीस मिलेगा, उनको क्लोजर मिलेगा। और मैं जब 26/11 हुआ था उसके बाद मेरी भी जो लाइफ की जर्नी थी चेंज हुई है। तो मैं उम्मीद करती हूं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, जल्द से जल्द मिलेगी और ऐसी मिलेगी कि जो लोग हमारे देश के खिलाफ काम करते हैं उनकी रूह कांप जाए। को लेकर कई जगह पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की कुछ महिला कार्यकर्ताओं और कुल 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। वो वक्फ को लेकर नहीं हुई है, वो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री ने उल्टी सीधी बातें कही हैं अखिलेश यादव जी को लेकर, वो उसके बारे में प्रोटेस्ट कर रही थी और एफआईआर दर्ज कर दिया गया है उनके खिलाफ। और रही बात वक्फ की, मैं कहूंगी कि स्टेट लॉ एंड ऑर्डर इज सुप्रीम। एक डिसीजन कोर्ट में पार्लियामेंट में हुआ है, वो डिसीजन क्योंकि उनके पास आंकड़े ज्यादा थे वो निर्णय हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया है। पर टिल देन अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बिगड़ती है, ये मैं मानती हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हर राज्य सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। कार्यक्रम चल रहा है, आरोपी राहुल गांधी ने काफी कुछ कहा है कि आरएसएस की आइडियोलॉजी कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करना चाहती है, ये लोग देश को खत्म करने लगे, डेमोक्रेसी खतरे में है। तो आरएसएस को अगर आप आरएसएस का इतिहास पढ़ेंगे तो आरएसएस का यही मानना था कि पहले तो तिरंगा को मान नहीं देना, संविधान का पे विश्वास नहीं रखना और एक सेक्युलर रिपब्लिक की जो बात हुई थी उसके खिलाफ उन्होंने काफी इस पे प्रोटेस्ट भी किए थे। तो इनका इतिहास रहा है। हाल ही में जो चुनाव हुए थे 2024 के, तो उसमें तो बकायदा कहा गया था कि हमें 400 से ज्यादा वोट तो जैसे सीट्स तो जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन बदल दें। तो कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना कहने में, कथनी और करने में बहुत अंतर है। क्या अमित शाह जी ने उसी संसद में नहीं कहा कि अगर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जगह अगर भगवान का नाम जपते तो आपकी 7 जन्में तर हो जाती। तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना दिखाता है कि उनको संविधान से कोई लेना देना नहीं है, संविधान के खिलाफ उनकी मंशा है। मल्लिका उन्होंने भी एलिगेशन लगाया कि प्रधानमंत्री जो है वो अब देश को बेचना चाहते हैं और भी कई एलिगेशन आए, कॉर्पोरेट सेक्टर के हाथ में अपना पूरा देश। जिस तरीके से पूंजीपतियों की मदद की गई है, पूंजीपतियों के कर्ज माफ किए गए हैं और जब किसान कर्ज माफी की बात करते हैं उनके ऊपर लाठी चलती हैं, उनके कानून ऐसे लाते हैं जहां उनकी जमीनें खींच ली जाएंगी। अभी जो बार बार अगर आपने वक्फ कानून के ऊपर आपने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी स्टेटमेंट सुने होंगे या स्पीचेस सुने होंगे, उनकी आंखें सिर्फ वो जमीन पे थी जो वक्फ की हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे हमने अपने जो संसाधन हैं, पोर्ट्स हों, एयरपोर्ट्स हों, सारी चीजें एक ही इंडस्ट्रियलिस्ट के हवाले कर दी हैं। ये ऐसा नहीं, और जैसे ही वक्फ कानून पास हुआ वैसे ही आरएसएस के एक पत्र में, मेन न्यूज़पेपर में निकला कि कैसे चर्चेस के पास जमीन ज्यादा है, क्रिश्चियंस के पास ज्यादा जमीन है। तो क्या ये लोग हर माइनॉरिटी के पीछे जाएंगे? माइनॉरिटी में सिर्फ मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियंस भी हैं, सिख्स भी हैं, जैन्स भी हैं, पारसीज भी हैं। तो क्या उन सबके पीछे केंद्र सरकार उनके हित का नाम लेकर इस तरीके की काम करेगी?
उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने टैरिफ काफी 26% टैरिफ लगाया गया है इंडियन गुड्स पे यूएस में, लेकिन उसको उठाने नहीं दिया गया। देखिए, जिस दिन टैरिफ रोल आउट हुआ था देश में, उससे पहले बात हो रही थी कैसे इंडिया इज ऑन द टॉप ऑफ थिंग्स एंड डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की दोस्ती इतनी है कि शायद इंडिया विल एस्केप द टैरिफ्स, पर वो टैरिफ्स एस्केप नहीं किए बल्कि टैरिफ्स रोल आउट किए और बहुत सारी आपत्तिजनक बातें कही डोनाल्ड ट्रंप ने। आज भी वो कह रहे हैं, जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनके सारे नेता उनके पीछे भाग रहे हैं कि हमारे साथ ट्रेड एग्रीमेंट करो। और पार्लियामेंट में जिस दिन ये रोल आउट हो रहा था, टैरिफ रोल आउट हो रहा था, पार्लियामेंट में वक्फ के ऊपर चर्चा हो रही थी। मैं चाह रही थी कि ट्रेड मिनिस्टर, जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, वो आकर आश्वासन दें, पार्लियामेंट के माध्यम से जनता को आश्वासन दें कि वी आर ऑन टॉप ऑफ थिंग्स, कि हमारी बातचीत चल रही है, कहां तक बातचीत हुई है, किस तरीके से प्रभावित करेगी। सिर्फ स्टॉक मार्केट को ही प्रभावित नहीं करने की बात है, हमारे एक्सपोर्ट्स को भी प्रभाव करने की बात है। हमारे बिजनेसमैन बार बार कह रहे थे कि हमसे बातचीत करो, किस किस इंडस्ट्री से बात की है, क्या ट्रंप से बात हुई है, ये सब उनको बोलना चाहिए था। प्रधानमंत्री को जनता को अवगत कराना चाहिए था, क्योंकि आप दूसरे देशों के प्रधानमंत्रियों को देखो, सबने आकर बात की है, सबने अपना पक्ष रखा है, सिर्फ हम ही चुप बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं जो टैरिफ की वजह से जो बिजनेसेस पे प्रॉब्लम आएंगी, वो भी संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को उस पर अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। कहा कि वक्फ को वो लागू नहीं होने देंगे, बंगाल में डिवाइड नहीं होने देंगे देश को। उन्होंने पुरजोर तरीके से इसका विरोध भी किया और उन्होंने कहा है कि माइनॉरिटीज टू कीप फेथ इन हर गवर्नमेंट व्हाइल असर्टिंग दैट शी वुड नॉट अलाउ डिवाइड एंड रूल इन बंगाल। जिस तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति से फायदा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही हमेशा रहा है और वो ध्रुवीकरण अभी भी वक्फ कानून के आड़ में कर रहे हैं, अब फिर से नए नए शगुफे छोड़ रहे हैं कि अब इस पे चर्चा होगी, दूसरी चीजों पे जो ध्रुवीकरण की ओर लेकर जाती है। तो जनता को सतर्क रहना चाहिए। आज आपके मुद्दे, जब टैरिफ लागू हो रहा था, उसी दिन इसी सरकार ने ₹2 एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी पेट्रोल और डीजल के प्राइस में। दुनिया भर में ऑयल प्राइसेस क्रैश हो रहे थे, उन्हें ₹2 लगा दिए। एलपीजी सिलेंडर रातों रात ₹50 बढ़ा दिया। तो ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं, आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। इस तरीके के ध्रुवीकरण में रहेंगे तो ये आप लोगों का फायदा ही उठाएंगे और अपनी कथनी और करनी में जो इनका अंतर है वो स्पष्ट होता जाएगा। तो उन्होंने वेस्ट बंगाल को लेकर उन्होंने कुछ बातें रखी हैं, वो वहां की मुख्यमंत्री हैं, वो जानती हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चलता है, तो उन्होंने अपनी जनता से बेबाकी से बात की है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।